के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट के बारे में करना शुरू करेंगे और इसके बाद आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2.0 करेंगे। कुछ भी चेंजेस जो इसमें हुई है उसके बारे में आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2.0 में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आईटी आधुनिकीकरण परियोजना 2012। The Cabinet Committee on Economic Affairs, Government of India, had approved the Department of Post IT Modernization Project as a mission mode e-governance project with a total outlay of rupees 4,909 crore in November 2012. इंपॉर्टेंट इसमें 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं कि ये जो आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट है इसको मंजूरी किसके द्वारा दी गई, टोटल आउटले कितनी थी और कैसे इसको मंजूरी दी गई थी या कितने खंडों के माध्यम से इसको कार्यान्वित किया गया था। तो सबसे पहले भारत सरकार की आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने इसको मंजूरी दी थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला आ जाएगा। दूसरी बात, कब दी थी? नवंबर 2012 में दी थी। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कितनी टोटल आउटले के साथ दी थी? 4,909 करोड़ रुपए की टोटल आउटले के साथ डाक विभाग की जो आईटी आधुनिकीकरण परियोजना है, मिशन मोड ई गवर्नेंस परियोजना के रूप में उसको मंजूरी दी गई थी। और किसने दी थी? भारत सरकार की कैबिनेट कमेटी जो इकोनॉमिक अफेयर्स की उसने दी थी। 4,909 करोड़ रुपए की कुल परिव्यय के साथ इसको लागू किया गया था। कब किया गया था? नवंबर 2012 में। तो 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं पे बन जाते हैं, तो इन सभी को आपने याद रखना है और इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है। आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट में हम जो भी करेंगे फुल फॉर्म्स वो आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि इसमें से आपके टोटल 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो कई बार 5 फुल फॉर्म्स भी पूछी जाती हैं। तो फुल फॉर्म्स आपको विशेष रूप से इसमें ध्यान रखनी है। CCEA की फुल फॉर्म क्या आ जाएगी? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। तो भारत सरकार की जो इकोनॉमिक अफेयर्स की कैबिनेट कमेटी है उसने डाक विभाग की आईटी आधुनिकीकरण परियोजना को 4909 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ मिशन मोड ई गवर्नेंस परियोजना के रूप में मंजूरी दी थी। और इसका एम क्या था? द आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट एम्स एट, आईटी आधुनिकीकरण परियोजना का जो लक्ष्य है वो क्या आएगा? मॉडर्नाइजेशन एंड कंप्यूटराइजेशन ऑफ ऑल पोस्ट ऑफिसेज इन द कंट्री इंक्लूडिंग मोर देन 1,30,000 ब्रांच पोस्ट ऑफिसेज इन रूरल एरियाज। ग्रामीण क्षेत्रों में 1,30,000 शाखा डाकघरों सहित देश के बाकी जितने भी डाकघर हैं उन सभी की मॉडर्नाइजेशन करना, उन सभी का कंप्यूटराइजेशन करना, उनका आधुनिकीकरण करना और कंप्यूटरीकरण करना आईटी आधुनिकीकरण परियोजना का उद्देश्य था। ठीक है, तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स यानी कि आर्थिक मामलों की जो कैबिनेट कमेटी है उसने 4,909 करोड़ रुपए की कुल टोटल आउटले के साथ डाक विभाग की जो आईटी आधुनिकीकरण परियोजना है उसको नवंबर 2012 में मंजूरी दी थी। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि जो शाखा डाकघर हैं ग्रामीण क्षेत्रों में है उनके सहित बाकी भी जितने देश भर में डाकघर हैं उन सभी की मॉडर्नाइजेशन करना और कंप्यूटराइजेशन करना। एंड ट्रांसफॉर्मिंग दी Department of Post operational efficiency and improving service delivery of operational and administrative units through upgraded technology and connectivity। ठीक है, अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी एंड कनेक्टिविटी यानी कि उन्नत प्रौद्योगिकी और कनेक्टिविटी के माध्यम से डाक विभाग की ऑपरेशनल एफिशिएंसी में बदलाव लाना, उसको ट्रांसफॉर्म करना और दूसरी बात परिचालन और जो भी प्रशासनिक इकाइयां हैं उनके सेवा वितरण में भी सुधार करना। तो ये इसके मेन उद्देश्य थे। आगे चलते हैं। दी की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोजेक्ट आर एज अंडर। परियोजना के जो मुख्य उद्देश्य और वो क्या क्या है? मॉडर्नाइजेशन एंड कंप्यूटराइजेशन ऑफ ऑल पोस्ट ऑफिसेज इन कंट्री, जैसा हमने अभी ऊपर कर लिया कि क्या इसका उद्देश्य था। देश भर में जितने भी डाकघर हैं इंक्लूडिंग आपके ब्रांच पोस्ट ऑफिसेज जो रूरल एरियाज या ग्रामीण क्षेत्रों में है, डाक कार्यालय और साथ में जो भी प्रशासनिक कार्यालय हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज हैं उन सभी की मॉडर्नाइजेशन करना, आधुनिकीकरण करना और साथ में उन सभी का कंप्यूटरीकरण करना। तो ये सारे क्या आ जाएंगे? आईटी आधुनिकीकरण परियोजना के की ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे, मुख्य उद्देश्य आ जाएंगे। Establishment of IT infrastructure like data center, disaster recovery center and wide area network based networking of the departmental post offices, mail offices and administrative offices। विभागीय जो डाकघर हैं, डाक कार्यालय और प्रशासनिक इकाइयां हैं, आईटी आधारभूत संरचना, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि आपके इसमें डाटा सेंटर आ जाएंगे, डाटा रिकवरी सेंटर आ जाएंगे और वाइड एरिया नेटवर्क। क्या वाइड एरिया नेटवर्क के माध्यम से क्या किया गया? जितने भी डाकघर हैं, जितने मेल ऑफिसेज
जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज हैं उनकी नेटवर्किंग की गई और साथ में जो डाटा सेंटर हैं और डाटा रिकवरी सेंटर हैं उन सभी की भी स्थापना की गई। तो ये इसमें और एक उद्देश्य आ जाएगा। आगे चलते हैं, डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस कवरिंग ऑल ऑपरेशंस ऑफ द डिपार्टमेंट। विभाग के जितने भी संचालन हैं, चाहे वो वितरण के संबंध में है, चाहे वो काउंटर से संबंधित है, मतलब जैसे काउंटर पे कोई काम किया जाता है, सेविंग का है या पीएलआई का है, ऐसे जो भी ऑपरेशन या संचालन किए जाते हैं या फिर डिलीवरी का, वितरण का जो काम होता है, तो यहाँ पे वही चीज़ बताइए, डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस कवरिंग ऑल ऑपरेशंस ऑफ द डिपार्टमेंट। विभाग के जितने भी संचालन है उन सभी को कवर करने के लिए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस का विकास करना, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को डेवलप करना। जैसे कि आपके काउंटर ऑपरेशंस हो जाएंगे, यानी कि जो काउंटर पर संचालन किया जाता है, काम किया जाता है, सेविंग का है, आईपीपीवी का, आपके दूसरे पीएलआई वगैरह का है, वो सारे जो संचालन है। मेल ऑपरेशन जो है डाक संचालन से संबंधित है, डाक भेजना, डिस्पैच करना, प्राप्त करना, वितरण करना। ऑनलाइन ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग ऑफ द मेल आर्टिकल्स, डाक लेखों की ऑनलाइन ट्रैकिंग करना, ट्रेस करना कि वो कहाँ पे हैं। पोस्टल बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंस एंड अकाउंट्स और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शन, इन सारी चीज़ों को कवर करने के लिए, इनके ये डाक विभाग के मेन काम आ जाएंगे। डाक विभाग में ये सारे काम किए जाते हैं। तो डाक विभाग के डिपार्टमेंट के जितने भी संचालन है इन सारी चीज़ों से संबंधित, चाहे वो काउंटर ऑपरेशन है, मेल ऑपरेशन है, आर्टिकल्स की ट्रैकिंग है, पोस्टल बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, फाइनेंस एंड अकाउंट है, या फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शन है, ये सारे ऑपरेशन है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के संचालन है। तो इन सभी को कवर करने के लिए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को डेवलप करना। आगे चलते हैं, डिप्लॉयमेंट ऑफ रूरल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सोल्यूशन इन दी all 1,30,000 rural branch post offices in the country by supplying hardware, solar charging devices and providing network connectivity to them। अब इसमें जो अब वो चेंजेस आने वाली है, लेकिन आपको ये भी अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आपको भी पता है कोई भी चेंज होती है तो एग्जामिनर जो है वो 2-3 साल उसको लगाते हैं चेंज करने में, तो ये आपको याद फिर भी रखने पड़ेंगे। तो इसमें और क्या चीज़ आ जाएगी, इसका क्या उद्देश्य आ जाएगी कि देश के जो ग्रामीण शाखा डाकघर हैं उनको हार्डवेयर प्रोवाइड करना, सौर चार्जिंग उपकरणों की आपूर्ति करना और नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रदान करके ग्रामीण सूचना संचार प्रौद्योगिकी समाधान की तैनाती करना, डिप्लॉयमेंट करना। तो ये किसका, ये वाला उद्देश्य आ जाएगा। आगे चलते हैं, आगे आपके पास प्रोविजन ऑफ मल्टीपल चैनल्स ऑफ यूजर इंटरेक्शन अपार्ट फ्रॉम दी कन्वेंशनल पोस्ट ऑफिस काउंटर्स। पारंपरिक डाकघर काउंटरों के अलावा उपयोगकर्ता संपर्क के कई चैनलों का प्रावधान किया गया। मतलब कि अब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने पोस्ट ऑफिस से पैसे निकालने होते थे तो पहले उसे पोस्ट ऑफिस के काउंटर पर ही जाना पड़ता था, लेकिन आईटी आधुनिकीकरण परियोजना के इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो है एटीएम, डाक विभाग के एटीएम्स का सेटअप किया गया। अब व्यक्ति जो है वो एटीएम से जाके भी पैसे निकाल सकता है। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल आ जाएंगी, वेब पोर्टल्स बनाए गए, डाक विभाग के वेब पोर्टल्स बनाए गए, एटीएम्स स्थापित किए गए, कॉल सेंटर बनाए गए, एम्प्लॉय हेल्प डेस्क बनाए गए और एसएमएस, ये सारी सुविधाएं भी प्रदान की गई। प्रिपेयरिंग पोस्टल एम्प्लॉयज एंड ग्रामीण डाक सेवक फॉर दी चेंजेस एट द वर्क प्लेस ऑन अकाउंट ऑफ इंडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग दैम फॉर दिस। प्रौद्योगिकी के आगमन के कारण डाक कर्मचारियों और ग्रामीण डाक सेवकों को उनके कार्यस्थल पर होने वाले बदलावों के लिए तैयार करना और इसके लिए उन्हें प्रशिक्षित करने का काम भी किया गया। अब ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाएगी, इसमें भी क्या आ जाएगा कि जैसे आईटी आधुनिकीकरण परियोजना लागू हुई उसके बाद बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस हुई, या फिर जो काम पहले किया जाता था मैनुअली अब उसको क्या किया गया, कंप्यूटराइज कर दिया गया। अब उसमें क्या हो गया, चेंज हो गया। तो उस चेंज के बाद जो भी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज थे, ग्रामीण डाक सेवक थे, वो अच्छे से काम कर सकें, तो वो भी इसका उद्देश्य था। आईटी आधुनिकीकरण परियोजना में इसको भी एक एम की तरह, उद्देश्य की तरह लिया गया कि कैसे वो काम करेंगे, किस तरह से उनको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो आईटी आधुनिकीकरण परियोजना के नए वातावरण में सही ढंग से काम कर सकें। इसके लिए उन्हें प्रशिक्षित करना। The entire project was implemented by the department through 8 different segments। डाक विभाग का ये जो पूरा प्रोजेक्ट है इसको कैसे किया गया, 8 विभिन्न खंडों के माध्यम से कार्यान्वित किया गया था और इनकी डिटेल जो हमें नीचे बताई गई है कौन कौन सी 8 खंड थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि आईटी आधुनिकीकरण परियोजना को कितने खंडों के माध्यम से इम्प्लीमेंट किया गया था, तो 8 विभिन्न खंडों के माध्यम से किया गया था। अब उन 8 विभिन्न खंडों के बारे में हम करना शुरू करेंगे। 8 सेगमेंट्स ऑफ आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट, आईटी आधुनिकीकरण परियोजना के जो 8 खंड हैं। सबसे पहले क्या आएगा, चेंज मैनेजमेंट, परिवर्तन प्रबंधन, प्रिपेयरिंग दी वर्क फोर्स फॉर दी कंप्लीट चेंज इन डिपार्टमेंट्स वर्किंग आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आईटी प्रोजेक्ट,
चेंज मैनेजमेंट, ये पहला सेगमेंट था जिसका क्या उद्देश्य था, जिसका उद्देश्य था कि आईटी आधुनिकीकरण परियोजना जब लागू हो जाएगी, लागू होने के बाद डाक विभाग के काम में पूरी तरह से परिवर्तन आ जाएगा। जो पहले काम किया जाता था, काम तो वही रहेगा लेकिन काम करने का जो ढंग था उसमें परिवर्तन आ जाएगा। अब उस परिवर्तन के बाद डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय किस तरह से काम करेंगे, इस तरह से उनको कार्यबल को उनको तैयार करना कि उनको वो नए आईटी आधुनिकीकरण परियोजना के वातावरण में अच्छे से काम कर सकें। इसके लिए कार्यबल को, वर्कफोर्स को तैयार करना, सबसे पहले चेंज मैनेजमेंट का ये उद्देश्य आ जाएगा। The need for hand holding of the employee including GDS to adapt to the massive change in the working of the department was felt। तो विभाग के कामकाज में बड़े पैमाने पर बदलाव किए गए आईटी आधुनिकीकरण परियोजना के बाद। तो इससे क्या हो गया, जितने भी GDS हैं और बाकी कर्मचारी हैं उनके सहयोग की आवश्यकता हुई, क्योंकि अगर वो सहयोग नहीं करेंगे, अगर उनको अच्छे से ट्रेन नहीं किया गया, उनको अच्छे से प्रशिक्षित नहीं किया गया, तो विभाग का काम जो है वो नहीं चलेगा। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा चेंज मैनेजमेंट में कि आईटी आधुनिकीकरण परियोजना के बाद जो भी डाक विभाग का काम है उसमें पूरी तरह से परिवर्तन हुआ। काम तो वही है लेकिन काम करने का जो ढंग है वो परिवर्तन उसमें आया। तो इसके लिए कार्यबल को तैयार करना चेंज मैनेजमेंट का काम था। दूसरी बात, अब विभाग के कामकाज में क्योंकि परिवर्तन हुआ तो जितने भी विभागीय कर्मचारी थे GDS से, उन सभी के सहयोग की आवश्यकता भी थी। Under this segment of the project, various trainings, workshops were conducted to prepare all the employees of the department, including Gramin Dak Sevaks, to enable them to function effectively in IT environment। परियोजना के इस खंड के तहत ग्रामीण डाक सेवकों सहित विभाग के सभी कर्मचारियों को आईटी वातावरण में प्रभावी ढंग से काम करने में सक्षम बनाने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण और कार्यशालाएं आयोजित की गई, यानी कि उनको ट्रेनिंग दी गई, वर्कशॉप जो है उनको आयोजित किया गया ताकि विभाग के जितने भी कर्मचारियों साथ में GDS हैं उन सभी को प्रशिक्षित किया जा सके किस तरह से आपने आईटी आधुनिकीकरण परियोजना के वातावरण में काम करना है। दी प्रोजेक्ट हैज़ बीन कम्प्लीटेड इन 2015 और ये जो प्रोजेक्ट है यानी कि ये चेंज मैनेजमेंट सेगमेंट है 2015 में ये कंप्लीट हो चुका है। तो यह आ जाएगा सबसे पहला सेगमेंट चेंज मैनेजमेंट के बारे में कि क्या किया गया, जितने भी एम्प्लॉयज़ थे, डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज़ थे और साथ में GDS थे, उन सभी को ट्रेनिंग दी गई, बहुत सारी वर्कशॉप जो है उनको आयोजित किया गया ताकि आईटी आधुनिकीकरण परियोजना के नए वातावरण में सभी सही ढंग से काम कर सकें। दूसरा है आपके पास डाटा सेंटर फैसिलिटी। डाटा सेंटर फैसिलिटी में दो आपके पास इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी, एक डाटा सेंटर और दूसरा आपके पास आएगा डिज़ास्टर रिकवरी सेंटर। तो ये जो डाटा सेंटर फैसिलिटी है इसने क्या किया, होस्टिंग प्राइमरी डाटा सेंटर एंड बिल्डिंग डिजास्टर रिकवरी सेंटर फॉर द DOP। अब ये जो सेगमेंट था डाटा सेंटर फैसिलिटी, इसका क्या उद्देश्य था, इसका उद्देश्य था डाक विभाग के लिए डिजास्टर रिकवरी सेंटर का निर्माण करना और दूसरी बात प्राइमरी डाटा सेंटर की मेजबानी करना। क्या तो ये इसको मतलब क्या हुआ कि जो आईटी आधुनिकीकरण परियोजना है इसको 8 खंडों के माध्यम से कार्यान्वित किया गया, मतलब कि जो अलग अलग काम थे वो किसी ना किसी को सौंपे गए। अब डाटा सेंटर फैसिलिटी जो है इस सेगमेंट में क्या क्या काम आ जाएंगे, इस सेगमेंट में सबसे पहले आ जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के लिए डिजास्टर रिकवरी सेंटर का निर्माण करना और दूसरा आ जाएगा प्राइमरी डाटा सेंटर की होस्टिंग करना, उसकी मेजबानी करना। The department has moved from stand-alone local server-based operations to a uniform central server-based operation। विभाग जो है स्टैंड अलोन स्थानीय सर्वर आधारित संचालन से एक समान केंद्रीय सर्वर आधारित संचालन की ओर बढ़ गया। यानी कि पहले जो काम किया जाता था वो लोकल सर्वर बेस्ड होता था, अब जो उसके बाद काम किया जाएगा यानी कि आईटी आधुनिकीकरण परियोजना के इम्प्लीमेंटेशन के बाद काम किया जाएगा वो होगा यूनिफॉर्म सेंट्रल सर्वर बेस्ड के ऊपर। पहले वो लोकल मतलब स्थानीय बेस के ऊपर करते थे, अभी जो है सारा एक ही कर दिया गया, यानी कि एक केंद्रीय सर्वर आधारित के ऊपर वो काम करेंगे। तो इसमें ये आ जाएगा, ये किसका काम था, ये डाटा सेंटर फैसिलिटी को संभालना था कि किस तरह से उसने ये सारा काम करना है। प्रोवाइडिंग डाटा सेंटर फॉर होस्टिंग डिपार्टमेंट्स प्राइमरी डाटा सेंटर। तो डाक विभाग का जो प्राइमरी डाटा सेंटर है क्या, उसके लिए क्या करना, डाटा सेंटर प्रोवाइड करवाना, उसकी मेज़बानी के लिए प्राइमरी डाटा सेंटर की मेज़बानी के लिए क्या करना, डाटा सेंटर प्रोवाइड करना। दी वेंडर विल प्रोवाइड दी स्पेस सर्विस एंड फैसिलिटीज़। वेंडर क्या आएगा, विक्रेता आ जाएगा। आगे हम करेंगे कि इसके लिए कौन विक्रेता था, किसने कौन सी चीज़ प्रोवाइड करवाई। तो यहाँ पे वो ये चीज़ आ जाएगी कि विभाग के जो प्राथमिक डाटा सेंटर की मेज़बानी करनी है उसके लिए डाटा सेंटर प्रोवाइड करना। द प्राइमरी डाटा सेंटर विल आल्सो हाउस द डिपार्टमेंट्स नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर। प्राइमरी डाटा सेंटर में विभाग का जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर है वो भी शामिल है।
तो ये क्या करेगा, विच विल बी मैनेज बाई NI नेटवर्क इंटीग्रेटर के माध्यम से इसका प्रबंधन किया जाता है। द डाटा सेंटर लोकेटेड एट रिलायंस फैसिलिटी एट नवी मुंबई। डाटा सेंटर जो है कहाँ पे स्थित है, नवी मुंबई में स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाएगा। आगे चलते हैं, डिजास्टर रिकवरी सेंटर। डिजास्टर रिकवरी सेंटर जो है कहाँ पे स्थित है, इज लोकेटेड इन डिपार्टमेंट्स ओन बिल्डिंग एट CEPT मैसूर, सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी मैसूर में ये स्थित है, डाक विभाग की अपनी बिल्डिंग में। द वेंडर विल प्रोवाइड सर्विसेज एंड फैसिलिटीज एंड मैनेज द DRC। तो जो वेंडर है या विक्रेता है वो क्या करेगा, सेवाएं, फैसिलिटीज और DRC को मैनेज करेगा, DRC का प्रबंधन भी करेगा। The data center vendor will build, operate and transfer disaster recovery center at PTC Mysore to meet DOP requirements, operations and maintenance of data enter facility। डाटा सेंटर विक्रेता क्या करेगा, DOP की जो आवश्यकताएं, रिक्वायरमेंट्स हैं, डाटा सेंटर सुविधा के संचालन और रखरखाव को पूरा करने के लिए डिजास्टर रिकवरी सेंटर का निर्माण करेगा, उसका संचालन करेगा और इसे CEPT मैसूर में ट्रांसफर कर देगा। तो ये मतलब पहले हो चुका है सारा काम, तो पहले ये काम जो है किसको सौंपा गया था, ये डाटा सेंटर फैसिलिटी को सारा काम सौंपा गया था कि आपने क्या करना है, डाक विभाग के लिए डिजास्टर रिकवरी सेंटर का निर्माण करना है और साथ में डाटा सेंटर की मेज़बानी भी करनी है। ठीक है, प्राइमरी डाटा सेंटर जो उसकी मेज़बानी भी करनी है, वो कैसे की जाएगी, डाटा सेंटर के माध्यम से, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है। द प्राइमरी डाटा सेंटर has been set up at Navi Mumbai to store integrated application software and centralized data for all the services offered by the Department of Post and is functional since 3rd April 2013। डाक विभाग द्वारा दी जाने वाली सभी सेवाओं के लिए एकीकृत एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और केंद्रीकृत डाटा को संग्रहित करने के लिए नवी मुंबई में प्राथमिक डाटा सेंटर को स्थापित किया गया। जो प्राथमिक डाटा सेंटर है, प्राइमरी डाटा सेंटर है, नवी मुंबई में उसकी स्थापना की गई। क्यों उसकी स्थापना की गई, टू स्टोर इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जो भी इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उनको स्टोर करने के लिए, और साथ में दूसरी बात, डाक विभाग द्वारा जो भी सेवाएं प्रदान की जाती हैं उन सेवाओं के डाटा को सेंट्रलाइज करके स्टोर करने के लिए डाक विभाग के प्राइमरी डाटा सेंटर की स्थापना नवी मुंबई में की गई। और वहां पर ये कब से कार्यात्मक रूप में फंक्शन कर रहे हैं, इनके काम कर रहे हैं, 3 अप्रैल 2013 से वहां पे कार्यात्मक है, काम कर रहा है। डिजास्टर रिकवरी सेंटर फॉर प्रोवाइडिंग इमरजेंसी बैकअप टू द डाटा सेंटर वाज सेट अप इन मैसूर एंड इज ऑपरेशनल सिंस 15 मई 2015। डाटा सेंटर को आपातकालीन बैकअप प्रोवाइड करने के लिए डिजास्टर रिकवरी सेंटर की स्थापना की गई। कहाँ पे, PTC मैसूर में की गई, और वहाँ पर ये कब से कार्यरत है, 15 मई 2015 से कार्यरत है। आगे चलते हैं, तीसरा जो सेगमेंट है वो है फाइनेंशियल सर्विसेज इंटीग्रेटर, FSI। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सॉल्यूशंस फॉर कोर बैंकिंग एंड कोर इंश्योरेंस इन ऑल पोस्ट ऑफिसेज। सभी डाक घरों में कोर बैंकिंग और कोर बीमा के समाधान का कार्यान्वयन करना, यानी कि किस तरह से बैंकिंग का या कोर बीमा का काम किया जाएगा, उसके लिए सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाला जो सेगमेंट या खंड है उसको कहेंगे फाइनेंशियल सर्विसेज इंटीग्रेटर। प्रोवाइडिंग मल्टीपल डिलीवरी चैनल्स, ये क्या करेगा, फाइनेंशियल सर्विस इंटीग्रेटर कई डिलीवरी चैनल प्रदान करेगा, जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ATM, इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम या फिर SMS। ये सारे जो अलग अलग चैनल हैं, डिलीवरी चैनल हैं, ये प्रोवाइड करना फाइनेंशियल सर्विसेज इंटीग्रेटर का काम रहेगा। द फाइनेंशियल सर्विसेज इंटीग्रेटर स्ट्रीम ऑफ द प्रोजेक्ट aims at computerizing through one central platform the saving bank and PLI operations of the department through one platform। तो ये जो परियोजना है वित्तीय सेवा इंटीग्रेटर, इसका उद्देश्य केंद्रीय मंच के माध्यम से विभाग के बचत बैंक और PLI संचालन को एक मंच के माध्यम से कंप्यूटराइज करना, कंप्यूटरीकृत करना। 1000 ATMs आर फंक्शनल विद एट लीस्ट वन इन ईच डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। प्रत्येक जिला मुख्यालय में कम से कम एक सहित 1000 ATM जो है वो कार्यरत है, मतलब कम से कम एक जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में स्थिति है, इसके साथ साथ टोटल 1000 है, मतलब टोटल मिलाएं हम तो 1000। बाकी जो आपका अपडेटेड डाटा है वो आपको एग्जाम से पहले फिर भी प्रोवाइड करवाया जाएगा, क्योंकि 2024 में अगर एग्जाम हुए तो सारा कुछ अपडेट आपको जो भी है अपडेशन होगी या कुछ भी चेंजेस होंगी वो फिर से आपको करवा दी जाएंगी। तो फिलहाल आपने ये जो है चीज़ें कर लेनी है, लेकिन बाद में फिर से आपको अपडेट करवाई जाएंगी। आगे चलते हैं, द ATMs हैव आल्सो बिकम इंटरऑपरेबल विद दोज ऑफ द बैंक्स सिंस 31 दिसंबर 2016। अब डाक विभाग के जो ATM है वो अन्य बैंकों के ATM के साथ इंटरऑपरेबल हो गए, मतलब कि आप डाक विभाग के ATM से किसी ATM कार्ड से किसी अन्य बैंक के ATM से पैसे निकाल सकते हैं, तो अन्य बैंकों के साथ भी इसको इंटरऑपरेबल कर दिया गया।
Interoperable internet banking services have been made functional from 14th of December 2018. इंट्राऑपरेबल इंटरनेट बैंकिंग सेवा 14/12/2018 को इसको भी शुरू किया गया, इसको भी कार्यात्मक बनाया गया। थ्रू द ई बैंकिंग फैसिलिटी POSB अकाउंट होल्डर्स कैन मेक डिपॉजिट इनटू सुकन्या समृद्धि योजना and the post office public provident fund accounts and online from their post office saving account। ई बैंकिंग सुविधा के माध्यम से पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक जो खाता धारक है अपने IPPB बचत खाते से सुकन्या समृद्धि योजना में लोक भविष्य निधि खातों में ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। इसके लिए अपडेशन आपको प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में मिल जाएगी, अपडेशन आपको IPP के लिए दोबारा से करवा दी जाएगी। मोबाइल बैंकिंग जो इसको कब शुरू किया गया, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मोबाइल बैंकिंग कब शुरू हुई, ATM कब इंटरऑपरेबल हुए, तो ये इंटरनेट बैंकिंग है, ये कब शुरू हुई, ये सारे इंपॉर्टेंट है। तो 15/10/2019 को मोबाइल बैंकिंग की शुरुआत की गई, इसको लॉन्च किया गया। आगे चलते हैं FSI सोल्यूशंस की बात करते हैं। अब FSI में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे CVS है, कोर बैंकिंग सोल्यूशन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे जितनी भी टर्म्स यहाँ पे बताई गई हैं, ECMS है, सर्वर है, ATM है, CIS है, RICT, ये सारी चीज़ें FSI में कौन सा सोल्यूशन किसके द्वारा प्रोवाइड कराएगा। CVS के लिए बात करें, ये किसके लिए सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, फिनेकल के लिए। कोर बैंकिंग सोल्यूशन आपको किसके लिए सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा, फिनेकल के लिए। और इसके वेंडर या विक्रेता की बात करें, वो इन्फोसिस। ECMS की बात करें, IBM फाइलनेट का सोल्यूशन प्रोवाइड करवाएगा। और इसका वेंडर जो IBM है। सर्वर की बात करें, P.780, इसका वेंडर IBM है। ATM आपको याद कर लेने हैं बिल्कुल अच्छे से। ATM जो है फाइनेंशियल सर्विसेज इंटीग्रेटर में आ जाएंगे। तो ATM के लिए ATM जो है, तो इसके लिए कौन सा सोल्यूशन रहेगा, NCR एंड AGS विनकोर। और इसका जो विक्रेता है वो कौन रहेगा, NCR AGS रहेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे चलते हैं, CSI कोर इंश्योरेंस सोल्यूशन की बात करें, ये वाली एप्लीकेशन आपको कौन से सोल्यूशन देगी, मकैमिश के लिए। ठीक है, तो सोल्यूशन जो है मकैमिश में आपको मिल जाएगा। और इन्फोसिस इसका विक्रेता है, RICT के लिए कस्टम ऐप और इसका विक्रेता भी इन्फोसिस है। डाटाबेस के लिए बात करें, ओरेकल, और इसका जो वेंडर है वो कौन है, वो भी ओरेकल है। ATM स्विच के लिए बात करें, NARADA, और इसके जो हम विक्रेता की बात करें वो येलम चिली। ठीक है, येलम चिली। स्टोरेज की बात करें, DS8800, इसका वेंडर IBM है। नेक्स्ट आपके पास फोर्थ सेगमेंट, नेटवर्क इंटीग्रेटर, providing connectivity for each departmental post office location in order to ensure uninterrupted network connectivity through one single wide area network। एक एकल वाइड एरिया नेटवर्क के माध्यम से जितने भी डाक घर हैं उन सभी को बिना बाधा वाली, यानी कि अनइंटरप्टेड, बिना बाधा वाली नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाना किसका काम था, नेटवर्क इंटीग्रेटर सेगमेंट का काम था। The network integrator will link all departmental post offices, administrative offices, account offices, subdivisions, extra through one single wide area network। तो नेटवर्क इंटीग्रेटर ने क्या किया, सभी विभागीय डाकघरों, प्रशासनिक कार्यालयों, लेखा कार्यालयों, सब डिविजन्स को, और जो उप कार्यालय, उपमंडल हैं, सब डिविजन्स हैं, उन सभी को एक ही वाइड एरिया नेटवर्क के माध्यम से आपस में जोड़ा। कनेक्टिविटी फॉर ईच लोकेशन फ्रॉम 2 डिफरेंट नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स। अब इसमें जो नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाएगी, 2 अलग अलग नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स के माध्यम से प्रोवाइड करवाई गई। एक इसमें आ जाएगा NSP1 और दूसरा आ जाएगा NSP2। तो इसकी भी आपको फुल फॉर्म याद रखनी है। NSP क्या हो जाएगा, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर। तो NSP1 जो है नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर, एक जो है वो कौन रहेगा, BSNL, और नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर 2 है जो वो कौन रहेगा, डोंगल के माध्यम से। यानी कि दो माध्यम से कनेक्टिविटी प्रदान की गई। एक आपके NSP1 आ जाएगा BSNL और दूसरा आ जाएगा डोंगल के माध्यम से। फिफ्थ सेगमेंट है आपके पास कोर सिस्टम इंटीग्रेटर, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सोल्यूशन फॉर मेल ऑपरेशन, रिटेल, लॉजिस्टिक, पोस्ट, फ्लैट लीव, फाइनेंस एंड अकाउंट्स, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंटीग्रेशन विद अदर सिस्टम इंटीग्रेटर्स। ये किसके लिए समाधान प्रदान करेगा, डाक संचालन, रिटेल, लॉजिस्टिक, पोस्ट, फ्लैट लीव, फाइनेंस एंड अकाउंट, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड बाकी जो सिस्टम इंटीग्रेटर्स हैं उनके साथ भी एकीकरण इसके माध्यम से किया जाएगा। द कोर सिस्टम इंटीग्रेटर सेगमेंट हैज इम्प्लीमेंटेड द एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सोल्यूशन। कोर सिस्टम इंटीग्रेटर सेगमेंट ने एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग समाधान लागू किया। थ्रू कोर सिस्टम इंटीग्रेटर द डिपार्टमेंट हैज डिजिटलाइज्ड all the postal, mail and counter operations of the पोस्ट ऑफिस ऑन ए सिंगल सेंट्रल सर्वर बेस्ड प्लेटफॉर्म। कोर सिस्टम इंटीग्रेटर ने क्या किया, विभाग के डाकघरों के सभी डाक, मेल, काउंटर संचालन को एकल केंद्रीय सर्वर आधारित प्लेटफॉर्म पर डिजिटल कर दिया, डिजिटलाइज्ड कर दिया। फर्दर इट हैज़ आल्सो डिजिटलाइज्ड द फाइनेंस एंड अकाउंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शंस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑन द
ऑनलाइन सैप वेस्ड प्लेटफॉर्म। इसके अलावा इसने विभाग के वित्त और लेखा तथा मानव संसाधन प्रबंधन कार्यों को भी ऑनलाइन सैप आधारित प्लेटफॉर्म पर डिजिटल कर दिया। The core system integrator will implement the solutions for mail operation, retail, logistic, post, flat leave, finance and accounts, human resources। important point है, कोर सिस्टम इंटीग्रेटर CSI ने किस किस चीज़ के लिए सोल्यूशन प्रोवाइड किए? मेल ऑपरेशन के लिए, डाक संचालन के लिए, रिटेल, लॉजिस्टिक, पोस्ट, फ्लैट लीव, फाइनेंस एंड अकाउंट F&A इसे बोलते हैं, और ह्यूमन रिसोर्स, इन सारी चीज़ों के लिए सोल्यूशन प्रोवाइड किए। दी ओवरऑल स्कोप इंक्लूड, इसका ओवरऑल जो स्कोप है वो क्या जाएगा? इंस्टॉलेशन ऑफ सेंट्रल हार्डवेयर एट DC एंड DR लोकेशंस, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस फॉर मेल, ह्यूमन रिसोर्स, F&A सॉल्यूशंस। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? DC और DR स्थानों पर केंद्रीय हार्डवेयर की स्थापना करना, मेल, ह्यूमन रिसोर्स, F&A समाधानों के लिए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस प्रोवाइड करना, मल्टीपल कस्टमर इंटरेक्शन चैनल्स, ठीक है। उसके बाद एकाधिक ग्राहक संपर्क चैनल प्रोवाइड इसने करवाए, जैसे पॉइंट ऑफ सेल काउंटर्स हैं, पोर्टल्स हैं, मोबाइल्स हैं, कॉल सेंटर्स हैं, रूरल ICT, क्लाइंट एप्लीकेशन फॉर पॉइंट ऑफ सेल, मोबाइल ऑपरेशन, F&A। तो ये सारी चीज़ों के लिए इसने क्या किया? अलग अलग चैनल जो वो उपलब्ध करवाए। आगे चलते हैं, 6th सेगमेंट है रूरल हार्डवेयर के बारे में, ग्रामीण हार्डवेयर के बारे में। प्रोवाइडिंग कनेक्टिविटी हार्डवेयर एंड सोलर पावर पैनल्स टू ब्रांच पोस्ट ऑफिसेज इन रूरल एरियाज। ग्रामीण क्षेत्रों में शाखा डाकघरों को कनेक्टिविटी हार्डवेयर और सौर ऊर्जा पैनल प्रदान करना, क्या इंपॉर्टेंट आ जाएगा? रूरल हार्डवेयर क्या चीज़ आ जाएगी? जो भी शाखा डाकघर है, शाखा डाकघरों को कनेक्टिविटी प्रदान करना, इनके नेटवर्क उन तक पहुँचाना, हार्डवेयर उनको देना, सोलर पावर पैनल्स प्रोवाइड करना। The rural ICT solution is being implemented through distinct sub-projects, rural ICT system integrator and rural ICT hardware। ग्रामीण ICT समाधान को दो अलग अलग उप परियोजनाओं के माध्यम से कार्यान्वित किया गया था, और ये दो जो अलग अलग उप परियोजनाएं हैं, सब प्रोजेक्ट हैं, वो कौन कौन से हैं? रूरल ICT सिस्टम इंटीग्रेटर और दूसरा आ जाएगा रूरल ICT हार्डवेयर। The vendor will supply the hardware, network connectivity and solar panels to all ब्रांच ऑफिसेज। विक्रेता जो है सभी शाखा कार्यालयों को हार्डवेयर, नेटवर्क कनेक्टिविटी और सौर पैनल की आपूर्ति करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्रांच पोस्ट ऑफिसेज जो है उनको हार्डवेयर, नेटवर्क कनेक्टिविटी और सौर पैनल, ये सारी चीज़ें रूरल हार्डवेयर सेगमेंट के माध्यम से प्रोवाइड करवाई गई। Depending on workload, BOS will be supplied with either handheld mobile devices or notebook। अब कार्य किया जाता है ब्रांच पोस्ट ऑफिस है, अगर किसी ब्रांच पोस्ट ऑफिस में ज़्यादा काम किया जाता है तो ऐसे ब्रांच पोस्ट ऑफिस को जो डिवाइसेस हैं उसके अलावा और क्या किया दिया है? उनको हैंड हेल्ड मोबाइल डिवाइसेस दी गई और नोटबुक इत्यादि, नेटबुक इत्यादि, ये सारी चीज़ें दी गई। Each device will have standard peripherals like biometric identification device, camera, thumb printer, 2D scanner along with solar panel। प्रत्येक डिवाइस में सोलर पैनल के साथ बायोमेट्रिक पहचान उपकरण, कैमरा, थर्मल प्रिंटर, 2D स्कैनर, ये सारी चीज़ें भी प्रोवाइड करवाई गई। तो ये सारे काम किसके यहाँ से आएंगे? रूरल हार्डवेयर के। अभी प्रेजेंट में जो नई डिवाइसेस पोस्ट ऑफिस को दी जाएंगी वो तो IPPV के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाएंगी, तो उसके बारे में IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट में 2.0 में आपके पास आ जाएगा। लेकिन आपको ये भी साथ में याद रखना है, क्योंकि अगर एग्जामिनर ने उसको नहीं देखा, यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया पुराने वाला, तो आपको आंसर देना पड़ेगा, बहाना नहीं चलेगा। आगे चलते हैं, 7th है आपके पास रूरल सिस्टम इंटीग्रेटर RSI। तो ग्रामीण सिस्टम इंटीग्रेटर में क्या है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सोल्यूशन फॉर इंटीग्रेटिंग ऑल दी FSI CSI एप्लीकेशन टू दी ब्रांच पोस्ट ऑफिस। शाखा डाकघरों के लिए FSI और CSI फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेटर और CSI एप्लीकेशंस को इंटीग्रेट करने के लिए सोल्यूशन प्रोवाइड किसने करवाए? रूरल सिस्टम इंटीग्रेटर ने करवाए। This segment of the IT modernization project is aiming at digitizing all the ग्रामीण डाक सेवक पोस्ट ऑफिसेज इन रूरल एरियाज। तो इस जो परियोजना का उद्देश्य है वो क्या है? इस खंड का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में सभी ग्रामीण डाक सेवक के अधीन जो डाकघर आते हैं उन सभी को हैंड हेल्ड कंप्यूटिंग डिवाइस के माध्यम से डिजिटल बनाना, डिजिटाइज करना, कनेक्टिंग दैम विद द हेल्प ऑफ सिम कार्ड बेस्ड नेटवर्क, और सिम कार्ड आधारित नेटवर्क के माध्यम से उन सभी को आपस में जोड़ना, एंड इंश्योरिंग प्रॉपर पावर सप्लाई बैकअप विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी। और ब्रांच पोस्ट ऑफिसेज में जो पावर बैकअप है वो ठीक रहे, प्रॉपर रहे, इसके लिए उनको क्या किया गया? सोलर एनर्जी भी प्रोवाइड करवाई गई, यानी कि उनको सोलर पैनल वाली जो बैटरीज वगैरह होती हैं वो भी प्रोवाइड करवाई गई ताकि वो चार्ज होके काम कर सकें।
The pilot rollout of RICT project started with rollout at 7 Gramin Dak Sevak post offices under Madhya Division Karnataka Circle on 17th July 2016। तो क्या इसका रोल आउट जो है वो कहाँ पे मध्य डिवीजन कर्नाटक सर्कल में किया गया, 7 ग्रामीण डाक सेवकों को दिए गए। RICT की बात करें, रूरल इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट, ये भी फुल फॉर्म है, तो फुल फॉर्म वाला आपको अलग से एक मिल जाएगा लास्ट में चार्ट, वो आपको अच्छे से याद करना है। हैज़ बीन रीनेम्ड एज दर्पण। RICT का जो नया नाम था वो दर्पण है, अभी तो क्या पता क्या होगा, लेकिन प्रेजेंट में आपको याद रखना है दर्पण है। तो डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर न्यू इंडिया, इसकी फुल फॉर्म आगे आपको मिल जाएगी, तो यहाँ पे बताई भी गई है दर्पण डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर न्यू इंडिया project is a part of the larger IT modernization project being undertaken in the year 2017 by the Department of Post with a project outlay of rupees 1,400 crore to provide a low power technology solution to each branch postmaster। प्रत्येक ब्रांच पोस्टमास्टर को लो पावर टेक्नोलॉजी सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए डाक विभाग ने क्या किया, 2017 में 1400 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ इसको शुरू किया, इनके दर्पण प्रोजेक्ट की शुरुआत की। द विजन ऑफ द दर्पण प्रोजेक्ट इंडिया इज एज फॉलो। अब ये जो दर्पण प्रोजेक्ट है इसका क्या उद्देश्य था, इसका दृष्टिकोण जो है वो क्या था, टू इंक्रीज द रूरल रीच ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, डाक विभाग की जो ग्रामीण पहुंच है उसको, क्योंकि आपके पोस्ट ऑफिस है वो ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा है, तो ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों तक डाक विभाग की अच्छी पहुंच हो, इस चीज़ के लिए दर्पण प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। एंड एनेबल रूरल ब्रांच पोस्ट ऑफिस टू इंक्रीज द ट्रैफिक ऑफ द फाइनेंशियल रिमिटेंसेस, सेविंग अकाउंट्स, रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस एंड कैश सर्टिफिकेट। और जो शाखा डाकघर है वो लोगों तक, ग्रामीण जो लोग हैं उन तक फाइनेंशियल रिमिटेंसेस पहुंचा सकें, सेविंग अकाउंट्स उनके खोल सकें, RPLI PLI वगैरह की सुविधा उनको दे सकें, और कैश सर्टिफिकेट भी लोगों को पहुंचा सकें। तो इनमें सक्षम बनाने के लिए क्या किया गया, दर्पण प्रोजेक्ट शुरू किया गया। कब किया गया, 2017 में। इम्प्रूव मेल ऑपरेशन प्रोसेसेस बाय अलोइंग फॉर ऑटोमेटेड बुकिंग एंड डिलीवरी ऑफ अकाउंटेबल आर्टिकल्स, इंक्रीज रेवेन्यू यूजिंग रिटेल पोस्ट बिजनेस। स्वचालित बुकिंग और जवाबदेह लेख की डिलीवरी की अनुमति देकर मेल संचालन प्रक्रियाओं में सुधार करना, खुदरा पोस्ट का उपयोग करके राजस्व को बढ़ाना। प्रोवाइड थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस अ प्लेटफॉर्म फॉर रूरल रीच, ग्रामीण लोगों तक जो भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस होती हैं, इनके तीसरे पक्ष के कोई उत्पाद होते हैं उनको पहुंचाने के लिए यूज़ करना डाक विभाग का। मेक डिसबर्समेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स सच एज मनरेगा आदि जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए संवितरण करना, ये सारे किसके उद्देश्य थे, दर्पण प्रोजेक्ट के, यानी कि रूरल सिस्टम इंटीग्रेटर का ये सारा काम था। और लास्ट वाला जो इसका सेगमेंट है वो है मेल ऑपरेशन हार्डवेयर, MOH, प्रोवाइडिंग हार्डवेयर टू मेल ऑफिसेज एंड हैंड हेल्ड डिवाइसेस टू पोस्टमैन। तो इसके तहत क्या किया गया, जितने भी डाक कार्यालय हैं उनको हार्डवेयर और साथ में जितने भी डाकिए उनको हैंड हेल्ड डिवाइसेज यानी कि फ़ोन वगैरह उपलब्ध करवाए गए। द ओवरऑल स्कोप इंक्लूड सप्लाई और परस्यूरमेंट ऑफ मेल ऑपरेशन हार्डवेयर फॉर ऑल द मेल ऑफिसेज एंड ट्रांजिट मेल ऑफिसेज। तो इसमें ओवरऑल स्कोप क्या आ जाएगा, जितने भी डाक कार्यालय और ट्रांजिट मेल ऑफिस है उनके लिए मेल ऑपरेशन हार्डवेयर की आपूर्ति करना और खरीद करना। The hardware will include desktop computers, printers, barcode scanners, weighing scales, tag printers, power backup devices। तो मेल कार्यालयों में यूज़ किए जाने वाले जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं, प्रिंटर्स हैं, बारकोड स्कैनर्स हैं, वेइंग स्केल, टैग प्रिंटर, पावर बैकअप डिवाइसेस, ये सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड करना। This stream of the project aims at supply of required hardware to mail offices and handheld devices to postman staff of the post office। परियोजना की इस धारा का उद्देश्य डाक कार्यालयों को आवश्यक हार्डवेयर और डाक घरों के डाकिया कर्मचारियों को हैंडहेल्ड उपकरण की आपूर्ति करना। दिस प्रोजेक्ट इज अंडर इम्प्लीमेंटेशन फेज, तो ये तो चलता रहेगा। अंडर दिस स्कीम वेरियस इक्विपमेंट्स लाइक स्मार्टफोन्स टू पोस्टमैन एंड कंप्यूटर स्कैनर, प्रिंटर, UPS एक्स्ट्रा हैव बीन सप्लाइड टू मेल ऑफिसेज। तो इस परियोजना के इस जो सेगमेंट है, ये इस खंड है, इसके तहत क्या किया गया, डाकियों को स्मार्टफोन वगैरह प्रोवाइड करवाएगी और जो डाक कार्यालय हैं उनको कंप्यूटर, स्कैनर, प्रिंटर, UPS वगैरह ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाएगी। तो 8 यहाँ पे सेगमेंट आपके पूरे हो जाएंगे। अब इसके बारे में और आ जाएगा नीचे कि वेंडर कौन था। अब 8 सेगमेंट हमने कर लिए, फिर से यहाँ पे सेगमेंट के बारे में करेंगे, लेकिन साथ में बताया जाएगा कि उनका विक्रेता कौन था, प्रेजेंट में उनकी सिचुएशन क्या है, वो हम बाद में करेंगे। 2023 खत्म होने के बाद की क्या उनकी सिचुएशन है प्रेजेंट में, वो कितने कार्यरत हैं या कितना उनके ऊपर काम हो चुका है, क्या वो कंप्लीट हो चुके हैं, ये सारी चीज़ें हम बाद में करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल विक्रेता कौन है। चेंज मैनेजमेंट की बात करें
तो इस सेगमेंट में जैसे हमने ऊपर किया कि क्या हुआ, प्रिपेयरिंग दी वर्कफोर्स फॉर दी कंप्लीट चेंज इन डिपार्टमेंट्स वर्किंग आफ्टर दी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आईटी प्रोजेक्ट। आईटी आधुनिकरण परियोजना के कार्यान्वयन के बाद या इम्प्लीमेंटेशन के बाद डाक विभाग के काम में जो परिवर्तन आएगा, उस परिवर्तन के लिए वर्कफोर्स को, कार्यबल को तैयार करना। चेंज मैनेजमेंट के लिए जो वेंडर है या विक्रेता है, मतलब किसने ये सुविधा प्रोवाइड करवाई, टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने ये सर्विस प्रोवाइड करवाई और ये 15/10/2012 को प्रोजेक्ट खत्म हो चुका है। सॉरी, इसकी शुरुआत जो है 15/10/2012 को हुई और इसकी जो है कंप्लीशन कब हुई, कब ये कंप्लीट हुआ, 2015 में। आगे चलते हैं डाटा सेंटर फैसिलिटी। तो जैसे हमने ऊपर किया, डाटा सेंटर फैसिलिटी क्या करेगा, डाक विभाग के लिए प्राइमरी डाटा सेंटर की होस्टिंग करेगा, मेजबानी करेगा और साथ में डिजास्टर रिकवरी सेंटर भी डाक विभाग को बना के देगा। इसकी हम बात करें वेंडर या विक्रेता की, बात है रिलायंस लिमिटेड। ये प्रोजेक्ट जो है 28/12/2012 में शुरू हुआ, नवंबर 2012 में मंजूरी दी गई। उसके बाद कौन सा प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ, इंपॉर्टेंट है। अब डाटा सेंटर जो है कब से कार्यरत है, 3/4/2013 से नवी मुंबई में। उसी तरह से डिजास्टर रिकवरी सेंटर 15/5/2015 से पीटीसी मैसूर में कार्यरत है। आगे चलते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज इंटीग्रेटर। तो इसने किसके लिए सोल्यूशन प्रोवाइड करवाए, कोर बैंकिंग और कोर इंश्योरेंस के लिए, और साथ में मल्टीपल डिलीवरी चैनल जैसे इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग है, एटीएम है, आईवीआर इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम और एसएमएस, ये सारी चीज़ें किसने प्रोवाइड करवाई, फाइनेंशियल सर्विसेज इंटीग्रेटर के माध्यम से। और इसका जो विक्रेता है वो कौन है, इन्फोसिस है। और ये प्रोजेक्ट जो है 28/9/2012 को शुरू हुआ था। तो इसमें ये सारी चीज़ें आपने कर लेनी, इंपॉर्टेंट तो है इसमें थोड़ा सा, ठीक है, देख लेते हैं क्या इसमें बताया गया। कैश मैनेजमेंट इन पोस्ट ऑफिस एटीएम, एटीएम में कैश मैनेजमेंट करना, कैश लोड करना एजीएस के माध्यम से, ठीक है, हमने ऊपर भी कर लिया। एटीएम में कैश अपलोड वगैरह जो किया जाता है वो कैसे किया जाता है, कौन, उसके लिए वेंडर या विक्रेता कौन है, एजीएस है। और टोल फ्री नंबर की बात करें, एटीएम, डेबिट कार्ड, मोबाइल, इंटरनेट, एसएमएस, बैंकिंग, ग्रीवियंसेस के लिए तो 1800-425-2440, ये आपने टोल फ्री नंबर भी याद रखना है। और उसके बाद और कौन सा टोल फ्री नंबर आ जाएगा, 1800-266-6868 आ जाएगा, जर्नल इंडिया पोस्ट का ये टोल फ्री नंबर है। एटीएम जो है अन्य बैंकों के साथ कब इंटर ऑपरेबल हुए, अंतर संचालित हुए, 30/12/2016 से। और उसके बाद जो इंटरनेट बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग 15/10/2019 से शुरू हुई और इंटरनेट बैंकिंग जो है 14/12/2018 से शुरू हुई। नेटवर्क इंटीग्रेटर की बात करें तो नेटवर्क इंटीग्रेटर का क्या उद्देश्य था, जितने भी डाकघर हैं उन सभी को नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रदान करना। इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ आ जाएगी, सीक्वेंस क्या रहती है, किस तरह से नेटवर्क आता है, तो एक्सचेंज से चलता है, मोडम में आएगा, मोडम से रूटर में आता है, उसका स्विच में, और फिर उसके बाद पीसी जो होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं पोस्ट ऑफिस में, वहाँ पे पहुँचता है। कौन से रूटर्स यूज़ किए जाते हैं पोस्ट ऑफिस में, HP के रूटर्स का यूज़ किया जाता है, जूनिपर स्विचेस का यूज़ किया जाता है, इनके जो स्विच यूज़ किए जाते हैं जूनिपर के होते हैं। और उसके बाद जो मॉडेम है वो टीम लिंक के यूज़ किए जाते हैं। इसके विक्रेता की बात करें तो वो SC-free, इसकी शुरुआत 28/9/2012 को हुई है, ठीक है। आगे चलते हैं, कोर सिस्टम इंटीग्रेटर की बात करें। Implementation of the solutions for mail operation, retail, logistic, post, flatly, finance and accounts and human resource and integration with other system integrators। तो कोर सिस्टम इंटीग्रेटर में क्या आएगा, किसके लिए समाधान इसने प्रदान किए, डाक संचालन, रिटेल, लॉजिस्टिक, पोस्ट, फ्लैटली, F&A, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट या फिर इंटीग्रेशन, बाकी सभी जितने भी सिस्टम इंटीग्रेटर हैं उन सभी के साथ एकीकरण करने के लिए समाधान कोर सिस्टम इंटीग्रेटर ने प्रोवाइड किए। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इसका विक्रेता रहेगा। और ये जो प्रोजेक्ट है 15/4/2013 को शुरू हुआ। उसके बाद है रूरल हार्डवेयर, प्रोवाइडिंग कनेक्टिविटी हार्डवेयर एंड सोलर पावर पैनल्स टू ब्रांच पोस्ट ऑफिसेज इन रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में जो शाखा डाकघर हैं उनके लिए कनेक्टिविटी हार्डवेयर, सोलर पावर पैनल्स, ये सारी चीज़ें प्रदान करना। और इसका जो वेंडर है वो TCIL, शुरुआत में जो है इसको किसने अपने पास लिया था, RICHO ने अपने पास लिया था। और उसके बाद इसको मिनोशा ने, क्या MINOSHA प्राइवेट इंडियन लिमिटेड ने अपने कब्जे में लिया था, मतलब उसके बाद इसको ये सारा काम सौंपा गया था। रूरल सिस्टम इंटीग्रेटर की बात करें, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सॉल्यूशंस फॉर इंटीग्रेटिंग ऑल दी FSI CSI एप्लीकेशंस टू दी BOS। तो ब्रांच पोस्ट ऑफिस के जो FSI और CSI एप्लीकेशंस हैं उनके एकीकरण करने के लिए सोल्यूशन रूरल सिस्टम इंटीग्रेटर ने प्रोवाइड करवाया। इन्फोसिस इसका जो है वेंडर रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 28/12/2013 में साइन हुआ था।
और उसके बाद आपके पास रोल आउट जो है ये प्रोग्रेस में है। ठीक है, आगे चलते हैं। मेल ऑपरेशन हार्डवेयर की बात करें, प्रोवाइडिंग हार्डवेयर टू मेल ऑफिसेज एंड हैंड हेल्ड डिवाइसेज टू पोस्टमैन, तो डाक कार्यालयों के लिए हार्डवेयर प्रोवाइड करना और जो डाकी वगैरह है उनको हैंड हेल्ड डिवाइसेज प्रदान करना। और इसके जो वेंडर की बात करें वो है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल। ठीक है, DGS&D। Procurement of mail operation hardware through DGS or D is in progress. Smartphones to postmen and computer scanner printers have been supplied to mail offices। उसमें यही चीज़ बताई है कि अभी प्रोग्रेस में, मतलब जो भी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाती हैं इसके माध्यम से हार्डवेयर वगैरह वो दिए जा रहे हैं अभी भी, क्योंकि बार बार नई चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है तो दिए जाते हैं बार बार। आगे चलते हैं, आगे आपके पास यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट। The IT modernization project implementation in Department of Post is a pan India project। डाक विभाग में जो IT आधुनिकीकरण परियोजना है इसका कार्यान्वयन एक अखिल भारतीय परियोजना है। And on completion of its implementation the following are be the key benefits to customer। और इसके implementation या कार्यान्वयन के बाद ग्राहकों को कौन कौन से लाभ दिए गए। सबसे पहले improved customer satisfaction due to faster and more reliable services in mails, banking, insurance and money remittances और ट्रांसफ़र ऑपरेशंस। डाक, बैंकिंग, इंश्योरेंस, मनी रिमिटांस या ट्रांसफ़र ऑपरेशन में अधिक तेजी और अधिक विश्वसनीय सेवाओं के कारण ग्राहकों को मोर सेटिस्फैक्शन मिलेगी। ट्रांसपेरेंसी इन फाइनेंशियल सर्विसेज बाय इंट्रोडक्शन ऑफ कोर बैंकिंग और कोर इंश्योरेंस। कोर बैंकिंग और कोर इंश्योरेंस के इंट्रोडक्शन के बाद, यानी कि इनकी शुरुआत के बाद जो फाइनेंशियल सर्विसेज है उनमें और अधिक पारदर्शिता आ गई, ट्रांसपेरेंसी आ गई। Better financial inclusion for the common man in the rural and semi-urban locations through mobile remittances, mobile banking, mobile insurance extra। मोबाइल प्रेषण, मोबाइल बैंकिंग, मोबाइल बीमा इत्यादि के माध्यम से ग्रामीण और अर्ध शहरी स्थानों में आम आदमी के लिए बेहतर वित्तीय समावेशन, इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट डिलीवरी ऑफ द सोशल सिक्योरिटी एंड एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार की सामाजिक सुरक्षा और रोजगार गारंटी योजनाओं को क्या प्रभावी और पारदर्शी वितरण करना। इम्प्लीमेंटेशन फेज एंड रोल आउट प्लान प्रोजेक्ट फेजेस। कार्यान्वयन चरण और रोल आउट योजना परियोजना चरण, मतलब कि किस तरह से किसी भी प्रोजेक्ट को लागू किया जाता है, किसी भी सेगमेंट को लागू किया जाता है। द इंटायर प्रोजेक्ट टू बी कंप्लीटेड इन 3 फेजेस। तो पूरा प्रोजेक्ट जो 3 फेजेस में कंप्लीट हुआ, पहला पायलट फेज, उसके बाद फेज 1 और फेज 2। मेजर प्रोजेक्ट इसमें CVS, CIS कोर इंश्योरेंस सोल्यूशन, CSI कोर सिस्टम इंटीग्रेटर, RICT और दर्पण। तो इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। तो ये चीज़ें जो आपने अच्छे से कर लेनी है, क्योंकि आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। बहुत ज़्यादा IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट में आपके पास करने के लिए है नहीं। फुल फॉर्म्स आपको अच्छे से याद करनी है और ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कुछ इसमें वो आपको याद करनी है। 5 या 6 इसकी वीडियोस बनेंगी, उसमें आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, तो वो आपको बिल्कुल अच्छे से करनी है। उसमें आपको एटलीस्ट कुछ भी नहीं छोड़ना है, ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद करना ही करना है। कोई आपको डाउट है, गलती नजर आए, क्योंकि जो चीज़ें चेंज हुई हैं वो हम आपको करवाएंगे, लेकिन आपको पुराने वाली भी याद रखनी है, तो वो आपको इस वीडियो में जो पुराने वाली है वो साथ में याद रखनी है। नई जब करेंगे फिर आपको रिपीट करवा देंगे, तो वो भी आपको याद रखनी है, क्योंकि एग्जामिनर जो वो किसी भी तरह से पुराने वाली भी पूछ लेते हैं, कई बार नई वाली पूछ लेते हैं, तो फिर वहाँ पर आपको नहीं आएगा अगर आपने पुराने वाली छोड़ दिया। तो दोनों याद करनी है। तो इसमें कोई गलती नजर आए तो आप ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।